बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम अल्लाह से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। आज का हमारा टॉपिक है RLC पैरेलल सर्किट। जैसे हमने पिछले आर्टिकल में स्टडी किया है RLC सीरीज सर्किट, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज़ वे में जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ और उनके अक्रॉस हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किया था। आज के टॉपिक में वही चीज़ें हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, लेकिन बेटा वो पैरेलल वे में कनेक्ट किए गए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं RLC पैरेलल सर्किट। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद है, हमारे ना चाहते हुए भी यहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस मौजूद है और उस रेजिस्टेंस को बेटा मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगला सवाल है कि क्या करेंगे। तो बेटा जैसे हम पिछले आर्टिकल्स में करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते थे सच अ सर्किट इन विच कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल वे। तो इसमें तीनों चीज़ें जो हैं वो बेटा आपस में पैरेलल वे में कनेक्ट की गई हैं। इसमें मैं एंड पे जाके ये भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि अगर आइडियल सिचुएशन हो, अगर यहाँ पे रजिस्टर ना लगा हो तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अगर ये लगा हो तो ये सिचुएशन तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्या बनेगी, अगर ना लगा हो तो क्या हो सकता है, ये मैं एंड पे जाके डिस्कस करूँगा। पिछला सीरीज सर्किट था, आपको पता है सीरीज सर्किट में जो करंट होता है हर एलिमेंट्स में से सेम रहता है और जो वोल्टेज हैं वो हर एलिमेंट के अक्रॉस डिवाइड हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस पे। ये पैरेलल सर्किट है, इसमें वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेंगे, करंट डिवाइड हो जाएगा। पिछला जो सर्किट था सीरीज, उसमें करंट सब एलिमेंट में से सेम था, वोल्टेज जो थे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाते थे। यहाँ बिल्कुल उसका रिवर्स है, उसका उलट है कि यहाँ पे वोल्टेज सबको सेम मिलेंगे, जितने वोल्टेज सोर्स के हैं उतने वोल्टेज रजिस्टर को मिलेंगे, उतने ही वोल्टेज इंडक्टर को मिलेंगे और उतने ही वोल्टेज कैपेसिटर को मिलेंगे। जैसे पिछले में हर एक को जो करंट मिलता था वो सेम मिलता था, इसमें हर एक को वोल्टेज सेम मिलेंगे। पिछले में जितना करंट सोर्स से गुजरता था, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, सबसे गुजरने वाला करंट भी इतना ही होता था। यहाँ पे जितने वोल्टेज इसके हैं वही वोल्टेज इसको मिले, वही वोल्टेज इसको मिले, वही वोल्टेज इसको मिले। इसके वोल्टेज कितने हैं VRMS, तो इतने ही वोल्टेज रजिस्टर को मिल जाते हैं, इतने ही वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस होते हैं और इतने ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होते हैं। तो याद रख लो, जो हमारे पास सर्किट है ये पैरेलल सर्किट है, इसमें तमाम तर कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होंगे। जो करंट है मे नॉट सेम, करंट हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो सकता है करंट्स जो है वो आपस में बराबर भी हो। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो रजिस्टर से गुजरने वाला करंट है उसको हमने IR माना हुआ है और इंडक्टर से गुजरने वाले करंट को हमने IL कंसीडर किया है और कैपेसिटर से जो गुजरने वाला करंट है उसको हमने IC कंसीडर किया है। अब इसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स बनाई है, इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको बाद में। अब इसके बाद एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये करंट, ये करंट, ये करंट, तीनों करंट का जो वेक्टर सम है या फेजर सम है, तीनों करंट्स का जो रिजल्टेंट है उसका नाम हमने IRMS रखा हुआ है। यानी जो यहाँ से मेन करंट निकलता है IRMS, वो तीनों करंट्स का क्या है, वेक्टर सम। जैसे पिछले आर्टिकल में जो वोल्टेज थे सोर्स के या रिजल्टेंट वोल्टेज वो VRMS थे, जो तीनों वोल्टेज के वेक्टर सम के बराबर थे। और यहाँ पे क्या है, इस करंट का और इस करंट का और इस करंट का, तीनों का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो IRMS आता है। तो इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो हम पिछले में पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा ये रिवर्स हो जाता है। जो बिहेवियर पिछले में करंट के साथ हो रहा होता था यहाँ वोल्टेज के साथ है, पिछले में जो बिहेवियर वोल्टेज के साथ हो रहा होता था यहाँ पे वो वाला बिहेवियर करंट के साथ हो रहा है। बात समझ के। अब बेटा ये सर्किट डायग्राम बना दी, इसके मैंने नाम बता दिए, करंट्स क्या हैं, सबको मिलने वाले वोल्टेज क्या हैं, तमाम करंट्स का जो वेक्टर सम है वो करंट क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी इंडक्टेंस कैपिटल L है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। ये सारा कुछ मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया।
अब नेक्स्ट है हमें इन तमाम कंपोनेंट्स के जो फेज़र हैं वो बनाने हैं, यानी तमाम तर कंपोनेंट्स की फेज़र डायग्राम बनानी है। तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया हुआ है, जब इस तरह एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएं, उनकी अगर फेज़र बनानी है आपने फेज़र डायग्राम, तो बेटा जो चीज़ सबके लिए कॉमन है उसको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाना है। तो पैरेलल सर्किट में तीनों के लिए कौन सी चीज़ कॉमन होती है? आंसर है पैरेलल सर्किट में तीनों के लिए जो चीज़ कॉमन होती है वो वोल्टेज है। तो बेटा इसके वोल्टेज का फेज़र, इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज का फेज़र जो है हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाएंगे। तो याद रख लो, इसको मिलने वाले वोल्टेज इसको और इसको और इसको, ये तीनों का क्या है? सेम। और बेटा ये सोर्स वोल्टेज के बराबर होंगे जो कि है VRMS। तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का फेज़र मैंने ये बना दिया VRMS, और यही वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर VRMS, और यही वोल्टेज क्रॉस द इंडक्टर VRMS। क्योंकि सेम है तो मैंने एक जैसे फेज़र बनाए और तीनों क्या बना दिए? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। अब बेटा आपको पता है रजिस्टर में करंट वोल्टेज के अलॉन्ग होता है, तो ये मैंने रजिस्टर का करंट अलॉन्ग द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर बना दिया। अब कैपेसिटर का जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है, तो मैंने करंट को लीडिंग पॉइंट पे बना दिया, यानी पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कैपेसिटर का करंट बना दिया जो कि कैपेसिटर के वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसी तरह जो इंडक्टर का करंट होता है वो उसके क्रॉस वोल्टेज से लैग कर रहा होता है, तो मैंने इंडक्टर का फेज़र जो है उसके वोल्टेज से 90 एंगल पीछे बना दिया। ये IL है, ये IC है, ये IR है, ये कैपेसिटर के वोल्टेज, ये रजिस्टर के वोल्टेज और ये इंडक्टर के, ये तीनों क्या है? सेम। तो 6 के 6 फेज़र मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब बेटा अगला काम होता है इन्हीं 6 के 6 फेज़र को आपस में कंबाइन करना। तो सारे काम वही हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। कंबाइंड फेज़र डायग्राम, कंबाइंड फेज़र में ये देखें, ये वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, तीनों के वोल्टेज का एक ही मैंने फेज़र बना दिया VRMS, क्योंकि सेम है सबके अक्रॉस। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मैंने कैपेसिटर का जो करंट है वो इंडक्टर के करंट से बड़ा बनाया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कैपेसिटर का करंट छोटा हो और इंडक्टर का करंट बड़ा हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जितना कैपेसिटर का करंट है उतना ही इंडक्टर का करंट हो। याद रख लो, कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से लीड करता है और इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो ये करंट और ये करंट अगर वोल्टेज के एतबार से देखा जाए तो ये आगे है, ये पीछे है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। बात समझ गए? ये और ये आपस में क्या बनेंगे? अपोजिट बनेंगे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। बात समझ गए? अब बेटा इसीलिए इनको हमने अपोजिट डायरेक्शन में शो किया हुआ है। अब मुझे बताइए, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दो अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनता है? तो आंसर है जिधर बड़ा वेक्टर होता है उधर बनता है। तो यहाँ पे IC बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो IC माइनस IL ये बन जाएगा। इसमें बेटा IL वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर नीचे को बनेगा, इसलिए मैंने IL माइनस IC बना दिया। इसमें रजिस्टर का करंट ये ऐसे आ गया IR, वोल्टेज क्रॉस ऑल एलिमेंट्स ये ऐसे आ गए, तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ गए, रजिस्टर का करंट यहाँ पे आ गया, दोनों का रिजल्टेंट करंट यहाँ पे आ गया। बात समझ गए? इधर भी रिजल्टेंट वोल्टेज सबके जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं, ये मैंने बना दिए। रजिस्टर का करंट यहाँ पे बना दिया, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे बना दिया। बात समझ गए? अब आपको पता है तमाम तर करंट का जब हमने रिजल्टेंट लेना होता है वेक्टर के पैरेललोग्राम मेथड से हम इसको जमा करेंगे। तमाम करंट का रिजल्टेंट लेने के लिए ये रजिस्टर के करंट के पैरेलल एक लाइन लगा दें, ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर का कंबाइंड करंट है इसके क्रॉस भी एक लाइन लगा दें, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ये करंट क्या होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट करंट। तो आपको पता है हमने तीनों का जो रिजल्टेंट करंट है उसका नाम IRMS रखा हुआ है। जैसे सीरीज सर्किट में वोल्टेज का नाम VRMS रखा था तमाम के जो रिजल्टेंट वोल्टेज थे। अब इधर अगर हम ऐड करते हैं तो IR के सामने एक पैरेलल लाइन लगा दी, IL माइनस IC के सामने एक लाइन लगा दी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, यहाँ रिजल्टेंट इधर बनेगा। इस तरह की सिचुएशन में जो करंट है वो लीड करता है, जो वोल्टेज है वो लैग करते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें जो वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज हैं वो क्या करते हैं? लीड करते हैं, और जो करंट है वोल्टेज से पीछे होता है वो लैग करता है। तो याद रख लो, अगर IC बड़ा होता है तो इसमें कौन लीड करता है? करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। अगर आपके पास IL बड़ा है तो इस तरह की सिचुएशन में ये जो रिजल्टेंट करंट है ये पीछे है और ये जो वोल्टेज है ये आगे है, तो इस केस में वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे होते हैं किसको? रिजल्टेंट करंट को।
तीसरी सिचुएशन में ये और ये क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ भी नहीं बनेगा, नल वेक्टर आएगा, सिर्फ पीछे रजिस्टर का करंट बचेगा और वोल्टेज बच जाएंगे। बात समझ गए? तो ये 3 तरह की बेटा सिचुएशंस थी, मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब वही बातें जैसे मैं पिछले आर्टिकल में करता था, क्या आखिर इसमें IC क्यों बड़ा है IL से, ऐसा कब होगा, या IL इंडक्टर से गुजरने वाला कैपेसिटर के गुजरने वाले करंट से बड़ा होगा, ऐसे कब पॉसिबल है, या दोनों के करंट सेम होंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं मिसाल देता हूं कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट कितना है, 10 है, और इंडक्टर से गुजरने वाला करंट इससे कम है, वो कितना है आप लगा लें, वो 3 है। कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट ज़्यादा है, इंडक्टर से गुजरने वाला करंट थोड़ा है। तो यही सिचुएशन बन रही है, ये कैसा पॉसिबल है, ऐसे कैसे मुमकिन है। तो बेटा जैसे मैंने पिछले आर्टिकल में आंसर दिया था, अब भी वही आंसर दूंगा। तो ये हम इसी से पूछ लेंगे, यार तुम क्या चीज़ हो, किस पर डिपेंड करते हो, इसी से पूछ लेंगे। पिछले आर्टिकल में वोल्टेज की बात होती थी, हम वोल्टेज का फार्मूला लिख लेते थे ओहम लॉ के मुताबिक। यहाँ पे बात हो रही है करंट की, यहाँ हम IC से पूछेंगे तुम किस पर डिपेंड करते हो। तो बेटा ओहम्स लॉ के मुताबिक जो करंट होता है कैपेसिटर से गुजरने वाला, वो बराबर होता है कैपेसिटर को मिलने वाले वोल्टेज डिवाइडेड बाई कैपेसिटर की रिएक्टेंस। अब कैपेसिटर को मिलने वाले वोल्टेज आपको पता है वही है जो सोर्स वोल्टेज हैं, सेम मिलते हैं तीनों को, तो मैंने VRMS लिख दी है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC होती है बेटा, वो मैंने लिख दी। बात समझ गए? अब इस सिचुएशन में हम देखें तो यहाँ पे सवाल होता है IL कब बड़ा हो सकता है IC से। तो ये बात हम IL से पूछेंगे। IL बराबर होता है वोल्टेज वही सेम जो सबको मिल रहे हैं, VRMS। पिछले आर्टिकल में सबको करंट सेम मिलता था, इस आर्टिकल में सबको, चूँकि ये पैरेलल सर्किट है, इसमें जितने वोल्टेज इसको मिल रहे हैं उतने ही वोल्टेज इसको। तो इंडक्टर से गुजरने वाला करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंडक्टर की रिएक्टेंस। अब बेटा बताइए ये वोल्टेज ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? आंसर है जितने वोल्टेज कैपेसिटर को मिले हैं, बात समझ गए, उतने ही वोल्टेज इंडक्टर को मिले हैं। अगर हम IC और IL को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन में मैंने आपको पहले बताया जो चीज़ें कॉमन होती हैं उनको कंपेयर नहीं करते। जो कैपेसिटर को वोल्टेज मिलते हैं VRMS है, जो इंडक्टर को वोल्टेज मिलते हैं वो भी VRMS है। IC डिपेंड कर रहा है किस पे, XC पे, और IL डिपेंड कर रहा है किस पे, XL पे। तो सारी डिपेंडेंसी IC की XC पे है, IL की डिपेंडेंसी XL पे है। देखो इसका और इसका आपस में मुकाबला करवाया जा रहा है कि ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है। तो दोनों के फार्मूलाज लिख लिए और फार्मूलाज के अंदर जब झांका देखा उसको तो पता चला इसकी डिपेंडेंसी XC पे है, इसकी डिपेंडेंसी XL पे है। ये दोनों के लिए सेम होते हैं, इसको कंपेयर नहीं करना हमने। अब यहाँ पे सवाल क्या है, IC बड़ा हो गया IL से, IC XC के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब XC अगर ज़्यादा होगा IC कम होगा, अगर XC कम होगा IC ज़्यादा होगा। हमें पता है अगर IC की डिपेंडेंसी XC पे है तो XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। ये आपने पहले पढ़ लिया है, ऐसे ही है। अब जो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है। इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी हमने बहुत ज़्यादा ली हुई है, गौर कीजिएगा, ब्रेन को हाजिर कीजिएगा पुत्र, अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दी, सोचो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर देंगे, XC कम हो जाएगा, XC कम हो जाएगा, IC बढ़ जाएगा। तो यही तो सवाल था, IC IL से बड़ा हो जाएगा। तो एक एंड रिजल्ट मिला, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी होगी XC उतना कम होगा, XC जितना कम होगा IC उतना ज़्यादा होगा, तो IC को बड़ा बना दिया। और जो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है वो किधर बनेगा, कैपेसिटर के करंट की तरफ। यहाँ पे देखिए इंडक्टर का करंट जो है वो कैंसिल हो चुका है और जो रिजल्टेंट बना है वो कैपेसिटर के करंट की तरफ है। तो यहाँ पे मुझे बताइए रिजल्टेंट करंट किधर बन रहा है, कैपेसिटर के करंट की तरफ। तो यहाँ पे जो सर्किट का बिहेवियर है मुझे बताइए किस जैसा होगा। यहाँ पे ये करंट कौन सा बचा, रजिस्टर वाला, और रिजल्टेंट करंट किधर बना, कैपेसिटर के करंट की तरफ। तो याद रख लो, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपके सर्किट का बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, इसका बिहेवियर
RC सर्किट जैसा होगा। हाई फ्रीक्वेंसी पर किस जैसा बिहेवियर होगा? RLC पैरेलल सर्किट का बिहेवियर RC पैरेलल सर्किट जैसा हो जाएगा। RC क्यों बोला? RC इस बेस पे कह रहे हैं कि ये करंट जो है वो ज़्यादा है, रिजल्टेंट वेक्टर कैपेसिटर के करंट की तरफ बन रहा है। ये सारी सिचुएशन में चूँकि कैपेसिटर की तरफ बन रहा है, रजिस्टर का करंट भी रहता है, इसका करंट कैंसिल हो जाता है इससे, तो इसका बिहेवियर हम क्या लिख देते हैं? RC सर्किट जैसा। और इस केस में मुझे बताइए जो IC बड़ा है किस वजह से बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर XC की वैल्यू कम थी। किसकी वैल्यू कम थी? XC की वैल्यू कम थी, तो IC ज़्यादा था। बात समझ गए? अब इधर आ जाइए, इस सिचुएशन को देखते हैं। इसमें कब ऐसा पॉसिबल है कि IL ज़्यादा हो जाए? तो हमने IL से पूछा, IL बराबर है VRMS ओवर क्या है? XL। IL की सारी डिपेंडेंसी किस पे है? XL पे। XL किसके इक्वल होता है? 2πf इंटू L। ये आपने स्टडी किया हुआ है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है XL उतना ज़्यादा होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है XL उतना कम होता है। तो हमारा सवाल है कि इंडक्टर का करंट जो है कैपेसिटर के करंट से ज़्यादा कैसे होगा? मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंडक्टर से गुजरने वाला करंट 10 है और कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट 3 है। एक चीज़ और याद रखो कि मैंने इंडक्टर के करंट को नीचे बनाया हुआ है, कैपेसिटर के करंट को ऊपर बनाया हुआ है। तो मैंने ये नीचे ही ऊपर बनाने का मकसद यही है, क्योंकि आप जानते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट वोल्टेज के हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसलिए अगर मैंने इसका करंट नीचे को बनाया हुआ है तो कैपेसिटर का करंट ऊपर को बनाया हुआ है। अगर हम ये पॉइंट माने तो कैपेसिटर का करंट इस पॉइंट की तरफ जा रहा है और इंडक्टर का करंट इससे अवे जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए कि जस्ट ये शो करना है IC और IL आपस में क्या है? ऑपोजिट हैं। बात समझ गए? अब सिचुएशन क्या है कि इंडक्टर का करंट 10 एम्पेयर है, कैपेसिटर का करंट 3 एम्पेयर है। आखिर ऐसा क्यों है? ये करंट क्यों ज़्यादा है इंडक्टर वाला? तो इसने कहा मैं XL पे डिपेंड करता हूँ। XL बराबर होता है 2πfL। अब यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी हमने बहुत कम कर दी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे XL कम हो जाएगा, अगर XL कम हो जाएगा तो IL बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जैसे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हाई होने पर IC बढ़ता था, अब IL को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को लो करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को लो करेंगे XL लो हो जाएगा, XL लो हो जाएगा, IL हाई हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर IC IL से बढ़ जाता है, लो फ्रीक्वेंसी पर IL IC से बढ़ जाता है। ये फार्मूला से आप मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं। अब मुझे बताइए ये करंट और ये करंट सारी डिपेंडेंसी किस पे है? XC पे, और इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? XL पे। बेटा अगर यहाँ पे ये करंट बड़ा है, देखो ना, इसका और इसका आपस में मुकाबला करवाया जा रहा है। हाँ जी, ये और ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन। अब ये इसके साथ क्या है? इन्वर्स। ये भी इसके साथ क्या है? इन्वर्स। अगर इसकी रकम छोटी होगी ये वाली, तो देखो इधर XC है, इसका क्या है? XL। अगर XC छोटी है XL से, मतलब इसके बटे वाली रकम इसके बटे वाली रकम से छोटी है, तो जिसकी बटे वाली रकम छोटी होगी उसका आंसर बड़ा आएगा। तो अगर IC बड़ा आ रहा है तो उसका मतलब इसकी बटे वाली रकम इसकी बटे वाली रकम से इसकी बटे वाली रकम छोटी है। तो मैंने लिख दिया इस तरह की सिचुएशन में जब कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट ज़्यादा होता है तो मान लो कैपेसिटर की रुकावट इंडक्टर की रुकावट से कम होती है, तभी तो यार करंट ज़्यादा गुजरा। अब हम यहाँ पे स्विच पे बल्ब लगा देते हैं, AC लगा देते हैं। हमने बल्ब भी लगा दिया, AC लगा दिया। बल्ब थोड़ा करंट लेता है, AC ज़्यादा करंट लेता है। तो AC ने ज़्यादा क्यों करंट लिया? बेटा AC की जो आपका एयर कंडीशनर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एयर कंडीशनर की रेजिस्टेंस थोड़ी होती है, उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी होती है, इसलिए वो ज़्यादा करंट लेता है। बल्ब की रेजिस्टेंस हाई होती है, इसलिए थोड़ा करंट ले पाता है। आपको पता सारी चीज़ें हम घर में एक ही स्विच होता है, 2 पॉइंट्स, उन्हीं के अक्रॉस लगाते हैं। AC को एयर कंडीशनर को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट चाहिए, पंखे को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट पे चलाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट लगाते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा करंट लेती हैं, कुछ चीज़ें कम करंट लेती हैं। हमारे घर में तमाम तर चीज़ें हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सबको वोल्टेज सेम मिलते हैं, लेकिन सबका करंट सेम नहीं होता। तो जिसका हमारे घर में जो चीज़ें लगी हुई हैं, जिसकी रुकावट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो चीज़ करंट कम लेगी, और जिस चीज़ की रुकावट यानी रेजिस्टेंस कम होगी वो चीज़ करंट ज़्यादा लेगी। तो याद रख लो, जो आपके घर में एयर कंडीशनर है इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए ज़्यादा करंट लेता है। आपके घर में जो एनर्जी सेवर बल्ब लगा हुआ है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए करंट जो है वो कम लेता है।
तो यहाँ पर भी यही बात हो रही कि कैपेसिटर ने करंट क्यों ज़्यादा लिया। सादा सी बात है बेटा, कैपेसिटर की यहाँ पे रुकावट क्या होगी, कम होगी, इसीलिए इसने करंट ज़्यादा लिया। तो याद रख लो, अगर कैपेसिटर का करंट इंडक्टर के करंट से ज़्यादा है तो उस वक्त बेटा कैपेसिटर की रुकावट इंडक्टर की रुकावट से कम है। ये बिल्कुल लॉजिकल है, सिंपल सी चीज़ है, बात समझ गए। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। ये सिचुएशन ये कब होगा, सादा सी बात है कि IC और IL का कंपैरिजन है। IL IC से बढ़ जाएगा कब, अगर इसके बटे वाली रकम इसकी बटे वाली रकम से छोटी हो। अगर ये रकम छोटी होगी तो जितनी ये रकम छोटी होगी इसका आंसर उतना बड़ा आएगा। तो अगर बेटा इंडक्टर की रुकावट कैपेसिटर की रुकावट से कम है तो इंडक्टर का करंट ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटर की निस्बत। तो यही सवाल पूछा था यार कि इंडक्टर का करंट कैपेसिटर के करंट से ज़्यादा कब होगा। तो हमने छोटी सी बात कर दी कि अगर इंडक्टर का करंट बढ़ाना है कैपेसिटर के करंट से तो इंडक्टर की रिएक्टेंस को कैपेसिटर की रिएक्टेंस से कम करना होगा। यानी इंडक्टर की रुकावट जो XC है, रिएक्टेंस जो है, इसको कम करना होगा कैपेसिटर की रिएक्टेंस से। स्टोरी समझ आई। तो बेटा यही एक ऐसा जादू है, कैसी यार ये चीज़ है, कैसा जादू है कि कैपेसिटर की रुकावट अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर की रुकावटें कम हो जाती हैं। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं तो इंडक्टर की रुकावटें कम हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको पहले भी आनी चाहिए। क्या जो रजिस्टर लगाया हमने, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है R, क्या इसकी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? आंसर नहीं। रजिस्टर जो होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी कम कर लो एक लिमिट तक। अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो फिर इसमें स्किन इफेक्ट होता है, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है, वो नई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ये आपके लेवल पे नहीं है। आम तौर पर अगर हम सादा बात करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ना जाएं, तो जो रजिस्टर होता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लगाओ लो फ्रीक्वेंसी लगाओ इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक हिसाब से इनका बिहेवियर एक दूसरे के मुखालिफ रहता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी हो अल्टरनेटिंग करंट की तो जो कैपेसिटर होता है उसकी रुकावट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंडक्टर की रुकावट कम होती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो कैपेसिटर की रुकावट कम होती है, इंडक्टर की रुकावट ज़्यादा होती है। तो इस तरह एक दूसरे के ये दुश्मन कहलाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी पसंद है, लो फ्रीक्वेंसी से नफ़रत करता है। इंडक्टर को लो फ्रीक्वेंसी पसंद है, हाई फ्रीक्वेंसी से नफ़रत करता है। नफ़रत का मतलब उसकी रुकावट, उसकी जो रिएक्टेंस है वो बढ़ जाती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि लॉजिकली आखिर फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस कैसे चेंज हो जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। या तो हम ये मैथमेटिकल रिलेशन से देख लेते हैं ना, लेकिन इसके पीछे लॉजिक्स भी हैं। जब मैंने इंडक्टर वाला आर्टिकल पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लॉजिकली इसकी रिएक्टेंस कैसे बढ़ती है, और कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से लॉजिकली इसकी रिएक्टेंस कैसे चेंज होती है। ये तो वैसे फार्मूला है, ये मैथमेटिकली तो साफ नज़र आता है, लॉजिकली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कैपेसिटर वाले आर्टिकल में और इंडक्टर वाले आर्टिकल में। बात समझ गए। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इंडक्टर का जिधर करंट है उधर बनता है। तो इसमें जो डोमिनेंट बिहेवियर है वो किसका है? इंडक्टर का। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे RL पैरेलल सर्किट। तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये RL पैरेलल सर्किट का बिहेवियर दिखाता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये RC पैरेलल सर्किट का बिहेवियर दिखाता है। बात समझ गए। ये सिंपल सी बातें हैं। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसियाँ लगा दें, काफ़ी छोटी वाली फ्रीक्वेंसी भी लगा दें, बड़ी वाली, डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी लगा दें, यहाँ पर इकट्ठी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर, अगर हम यहाँ पर 200 हर्ट्ज़ भी अप्लाई कर दें, 500 हर्ट्ज़ भी अप्लाई कर दें, 700 हर्ट्ज़ भी अप्लाई कर दें, 1000 हर्ट्ज़ भी अप्लाई कर दें, तो बच्चों मुझे बताओ अगर 200 की फ्रीक्वेंसी है तो मुझे बताइए 200 की फ्रीक्वेंसी वाला करंट ज़्यादा इससे गुजरेगा या ज़्यादा इससे गुजरेगा? तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी पर इसकी रुकावट कम होती है लो फ्रीक्वेंसी को, तो इससे ज़्यादा गुजरेगा, इससे कम गुजरेगा। अगर मैं बात करूं 1000 की फ्रीक्वेंसी वाले करंट की तो बेटा ये सब की निस्बत ये हाई फ्रीक्वेंसी है जो मैंने यहाँ पे बताई है। तो बेटा ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट ज़्यादा कैपेसिटर से गुजरता है, इंडक्टर से कम गुजरता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाला करंट है, यहाँ पे एक नहीं 2 3 4 5 इकट्ठे जनरेटर लगा दिए, 200 वाला भी लगा दिया, 500 वाला भी, 700 वाला भी, 1000 वाला भी। लो फ्रीक्वेंसी वाला करंट सबसे ज़्यादा बोलो कैपेसिटर की बजाय इसमें से ज़्यादा गुजरेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट की बात करें तो वो ज़्यादा कैपेसिटर में गुजरेगा, इंडक्टर में थोड़ा गुजरेगा। बात समझ गए कि नहीं?
चूँकि इसको लो फ्रीक्वेंसी पसंद है तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाले करंट को ज़्यादा गुजारेगा, अपनी रुकावटें उसके लिए कम कर देगा। और इसको हाई फ्रीक्वेंसी पसंद है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट के लिए अपनी रुकावटें कम कर देगा। बात समझ गए? तो ये एक सिचुएशन भी याद रख लो कि हाई फ्रीक्वेंसी अगर और लो फ्रीक्वेंसी ऐसे इकट्ठी अप्लाई कर दें तो तब हाई फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा करंट जो है वो कैपेसिटर से गुजर रहा होगा, लो फ्रीक्वेंसी पर जो लो फ्रीक्वेंसी वाला करंट है वो इंडक्टर से ज़्यादा गुजर रहा होगा। स्टोरी समझ आई? तो बेटा तीसरी सिचुएशन हमारे पास पेंडिंग है, उसको देखते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है यार? बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें IL और IC आपस में इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, पीछे सिर्फ करंट वही बचता है जो रजिस्टर में से गुजर रहा है। ये करंट और ये करंट आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे देखिए, इसमें होगा इस तरह कुछ कि फॉर एग्जांपल इंडक्टर का करंट कितना है 10 एम्पेयर और कैपेसिटर का करंट भी कितना है 10 एम्पेयर। बात समझ गए? अब कैपेसिटर से जो बाहर निकल रहा है करंट वो कितना है 10 एम्पेयर, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, और पॉइंट से जो दूर जा रहा है वो भी 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर इधर गया, 10 एम्पेयर नीचे चला गया। बात समझ गए? और फिर इधर से 10 एम्पेयर इधर आ जाएगा 10 एम्पेयर, तो यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। कैपेसिटर से बाहर आ रहा है, इंडक्टर की तरफ जा रहा है, या इंडक्टर से बाहर आ रहा है, कैपेसिटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों के करंट क्या हो चुके हैं सेम। तो जितना करंट इसका उतना करंट इसका। अपोजिट का मतलब ये करंट इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट से अवे जा रहा है, तो जितना करंट पॉइंट से इधर आया उतना ही इस तरफ जा रहा होता है। तो फिर करंट सिर्फ इन दोनों के दरमियान होता है, फिर जितना करंट ये लीव करता है उतना ही ये करंट एक्सेप्ट कर रहा होता है। फिर ये वाला करंट इधर से कोई लिंक नहीं रहता, ये वाला करंट इधर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के करंट आपस में बराबर हुए होते हैं। क्योंकि इधर तो तब जाए ना अगर इसका एक्स्ट्रा हो तो इधर चला जाए, या इसका एक्स्ट्रा हो तो इधर चला जाए, या इसका कम हो तो इधर से इधर आ जाए। अगर IL और IC बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पर IL कितना है 12, IC कितना है 10, तो इसमें ये होता है कि IC तो 10 है, तो IC 10 इधर चला गया और 2 इधर से आ गया। ये देखो इंडक्टर का करंट कितना है 12 है, IC कितना है इधर से 10 आया, और पीछे से कितना मंगवाना पड़ा 2, तो टोटल कितना है 12 इसमें से फ्लो कर रहा है। बात समझ गए? तो यानी ये करंट 10 है, ये 12 है, तो इसका तो 10 आया, तो इसका कितना है, इसका इसके बराबर नहीं है, इसका इससे क्या है ज़्यादा, तो इसका मतलब ज़्यादा करने के लिए 10 इधर से आगा, कुछ पीछे से मंगवाया होगा, तभी तो 12 हुआ। तो जब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और इसकी तरफ जाने वाला भी 10 है, तो पीछे से कोई करंट इसकी तरफ नहीं मंगवाया गया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट 10 है, ये करंट कितना है 12 है, फॉर एग्जांपल ये 12 है, तो इसमें ये होता है कि इसका 12 में से, इस तरह की सिचुएशन में ये होगा कि इसका जो 12 करंट है, 12 में से 10 करंट इधर चला गया और इसमें से जो 2 है वो इस तरफ चला गया। बात समझ गए? 10 इधर चला गया इसका करंट और 2 जो है वो इस तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये दोनों करंट आपस में क्या हो चुके हैं इक्वल, मतलब जितना ये आया है उतना ही इधर गया है, पीछे से करंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में ऐसा ही होता है जैसे ये इसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, जैसे इसका इसके साथ लिंक नहीं रहा, क्योंकि इसका कोई करंट हम इधर मंगवा नहीं रहे, जितना करंट इसका है उतना ही इसका है, तो पीछे से करंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या पीछे से करंट इधर नहीं आता। तो इसका बिहेवियर ऐसे ही होता है जैसे ये चीज़ें इसके साथ से उतर चुकी हैं, जैसे ये सर्किट इसे ओपन हो चुका है। बात समझ गए? तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो तब ये जितना भी करंट है इस तरफ तो जा नहीं रहा, तो फिर ये वाला करंट सारा बेटा किस में से गुजर रहा है, रजिस्टर में से। तो याद रख लो, अगर ये करंट आपस में बराबर नहीं है तो फिर इनका करंट कुछ या पीछे जा रहा होगा या कुछ करंट पीछे से इधर आ रहा होगा, पीछे वाले करंट से कोई ना कोई इनका लिंक होगा। अगर ये करंट आपस में इक्वल है तो फिर बेटा जितना करंट इसका है इसका उतना ही है, तो दोनों का इक्वल करंट है, तो पीछे से इनका कोई वास्ता नहीं रहता। तो ये कब होगा? सिर्फ तभी होगा जब ये करंट और ये करंट आपस में इक्वल हो जाए। स्टोरी समझ आ गई? तो ये बेटा सिचुएशन में यहाँ डिस्कस करता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये करंट दोनों बराबर कैसे हो गए। तो इन्हीं से पूछते हैं कैसे बराबर हुए। ये और ये तो इनके पहले ही बराबर थे, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम कैसे आ गई? तो बेटा तभी पॉसिबल होगा XC और XL भी आपस में बराबर हो गए होंगे। कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आई होगी जिस पर XC और XL आपस में क्या हो चुके होंगे, इक्वल हो चुके होंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, VRMS पहले बराबर थे, XC XL दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते थे,
हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली जिस पे एक्सी और एक्सएल क्या हो चुके हैं इक्वल। लिहाजा अगर ये रकम बराबर है, ये रकम और ये रकम भी बराबर है, तो आईसी और आईएल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हमने लिख दिया आईएल और आईसी बराबर हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब जो करंट बचेगा सिर्फ वही बचेगा जो किस में से फ्लो कर रहा है, जो पीछे से आने वाला करंट है वो सिर्फ किस में से फ्लो कर रहा होगा, रजिस्टर में से। बात समझ गए। अब अगला सवाल है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में तभी बराबर होंगे ये वाले करंट जब एक्सी और एक्सएल आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्सी बराबर हो जाता है किसके, एक्सएल के। जैसे इसमें एक्सी छोटा होता था एक्सएल से, इसमें एक्सएल छोटा होता था एक्सी से, और इस सिचुएशन में एक्सी और एक्सएल आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल। अगर बेटा एक्सएल यानी कैपेसिटर की रुकावट और इंडक्टर की रुकावट दोनों क्या है, सेम, तो बेटा वोल्टेज भी सेम मिले। करंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे। अगर दो चीज़ें हैं, दोनों के वोल्टेज भी सेम मिल रहे हैं और उनकी रेजिस्टेंस भी सेम है, तो बेटा दोनों की तरफ फ्लो करने वाला करंट भी सेम होगा। करंट सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे और रिएक्टेंस पे। तो जितने वोल्टेज कैपेसिटर के उतने वोल्टेज इंडक्टर के, और जितनी रिएक्टेंस कैपेसिटर की उतनी रिएक्टेंस इंडक्टर की। तो फिर इसका करंट और इसका करंट क्या हो जाएगा, सेम। तो मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि दोनों के करंट सेम है। इट्स मीन दैट कि दोनों के क्रॉस जो रिएक्टेंस है वो क्या है, सेम है। आपको पता है एक्सी बराबर है 1/2πfc और एक्सएल बराबर है 2πfn/L। अगर हम ये सिचुएशन को देखें तो फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, तो ये दोनों को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके ये पहले भी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√1/LC। तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दें तो उस फ्रीक्वेंसी पर बेटा जाकर जो ये और ये आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर ये और ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर IL और IC भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। और दोनों करंट जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा होता है वो किसके बराबर होता है, वही करंट के जो किस में से फ्लो कर रहा है, रजिस्टर में से। बात समझ गए। अगर अदर देन दिस फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर बेटा जो है ये सिचुएशन हो सकती है या ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये सिचुएशन तब पैदा होती है अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है वो वाली फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो किससे, रेजोनेंट से। हम कहते थे ना हाई फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। और ये सिचुएशन कब पैदा होती है, अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है वो लेस हो किससे, रेजोनेंट से। और ये सिचुएशन कब पैदा होती है, अगर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। अब हमें रिजल्टेंट करंट लेना है जैसे हम पिछले में लेते आए हैं। तो रिजल्टेंट करंट लेने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये करंट क्या है, रेजिस्टर का, ये करंट क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर का कंबाइंड है। इसके सामने ये पैरेलल बना लिया, इसके सामने ये पैरेलल लाइन बना ली, और इस पैरेललोग्राम से हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर लिया। आपको पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर IRMS है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगी इसका x कंपोनेंट का स्केयर और इसके y कंपोनेंट का स्केयर। तो इसका x कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टर के करंट का स्केयर, और इसका y कंपोनेंट क्या है, IL माइनस IC या IC माइनस IL। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो ये IC माइनस क्या हो जाएगा, IL। इस डायग्राम के मुताबिक ये हॉरिजॉन्टल करंट है और ये वाला वर्टिकल है, इसमें IC माइनस IL आ जाएगा। अगर हम इस डायग्राम को यूज़ करें तो IL माइनस IC आएगा। मैंने इस डायग्राम को यूज़ किया है। अब एक और चीज़ देखिए, IR बराबर किसके होता है, तो आपको पता है ओहम लॉ के मुताबिक करंट बराबर होता है VRMS डिवाइडेड बाई इसकी रेजिस्टेंस। ये प्लस में यहाँ पे आ गया। कैपेसिटर के करंट अक्रॉस करंट जो है वो VRMS ओवर XC है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है वो VRMS ओवर XL है। तो इसका स्केयर आ जाएगा x कंपोनेंट का स्केयर, y कंपोनेंट का स्केयर। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, या ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। अब बेटा यहाँ पे हमने सारा कुछ पुट कर दिया, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, VRMS, यहाँ भी क्या आ रहा है, VRMS, यहाँ भी क्या आ रहा है, VRMS। VRMS का स्केयर, VRMS का स्केयर और VRMS का स्केयर। इसमें से VRMS, इसमें से और इसमें से स्केयर मैंने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया। तो VRMS बाहर चली जाएगी, स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे, VRMS यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। फिर से देख लें, VRMS का स्केयर, VRMS का स्केयर, VRMS का स्केयर। ऊपर तीनों से VRMS का स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या था, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, VRMS। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो करंट के नीचे मैंने डिवाइड कर दिया VRMS को। यहाँ पे बच गया 1/r का स्केयर,
यहाँ पे बच गया 1/XC, यहाँ पे बच गया 1/XL होल स्क्वायर। बात समझ गए। आपको पता है करंट ओवर VRMS, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ यानी नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाऊँ, ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाऊँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हमें ऐसा अलाउ है कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएं, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, लेकिन ये काम दोनों साइडों पे किया जाएगा। तो हमने लेफ़्ट साइड पे वोल्टेज नीचे थे, इसको ऊपर ले गए, करंट ऊपर था, इसको नीचे ले गए, तो यही काम इधर करेंगे। इसमें ये पूरी इक्वेशन है, बटे में कौन होता है 1, तो अगर ये साइडें हमने उलट की हैं तो ये साइड में भी उलट कर देंगे। ये पूरी रकम डिवाइडेड बाई क्या है 1, उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/होल, जो पूरी रकम है वो आ जाएगी। स्टोरी समझ आई। I/V था, V/R कर दिया, दिस ओवर 1 था तो मैंने क्या कर दिया 1/this, ये सारी रकम। VRMS ओवर IRMS को बेटा आपको पता है इम्पीडेंस कहते हैं। मैंने बताया था अगर एक से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स आ जाएं तो तब वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या होता है इम्पीडेंस। तो VRMS ओवर IRMS को हमने क्या बोल दिया इम्पीडेंस। तो बेटा हम इसकी जगह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम Z लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगी इम्पीडेंस किसकी, RLC पैरेलल सर्किट की। अब बेटा अगर हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करें रेजोनेंट, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो इस कंडीशन पर लाई करती है। या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर XC और XL आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। अगर बेटा XC और XL को बराबर मान लें तो ये 1/XC, ये 1/XL, तो हमने फ्रीक्वेंसी ऐसी ली है जिस फ्रीक्वेंसी पर दोनों की रुकावटें क्या हो चुकी हैं बराबर। अगर XC और XL बराबर हैं तो ये और ये आपस में क्या कर जाएंगी, कट नहीं जाएंगी। तो इफ़ अगर हम रेजोनेंस की बात करें XL बराबर हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर दें किसके बराबर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर, F यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर कर दें, उस सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर, उसमें XC XL बराबर हो जाएगा। तो बेटा 1/XC 1/XL ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बराबर हो गए। अगर ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो फिर बेटा ये 1 क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/1/R का स्क्वायर। तो 1/1/R का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, Z बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। ये कब बात कर रहा हूँ, अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1/R का स्क्वायर। ये रकम तो कट गई, अब आपके पास क्या बचा, ये Z बच जाएगा आपके पास 1/1/R का स्क्वायर। ये 1/R का स्क्वायर ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, बटे में आ जाएगा 1/1/R, तो ये R ऊपर चला जाएगा। तो याद रख लो अगर हम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर अप्लाई कर दें उसमें XC बराबर हो जाता है XL के, ये कट जाएंगी, जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ R के इक्वल। तो उस वक्त सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो कितनी हो जाएगी, जितनी वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है उसके इक्वल उसकी इम्पीडेंस हो जाएगी। यानी फिर कैपेसिटर और इंडक्टर तो ऐसे ही हैं जैसे उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वही एक्ट कर रही होगी जो वहाँ पे हमने रजिस्टर को माना हुआ है R, तब पूरे सर्किट की RLC पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस R जैसी होगी। बात समझ गए। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम बात करें एंगल की, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, यह सिंपल एंगल किसके इक्वल है, ये पहले भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा वोल्टेज है, ये क्या है करंट, ये मैंने एंगल बना दिया। ठीक है, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये एक ट्राइंगल है आपके सामने, थीटे के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीज़ क्या है IC माइनस IL, परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया IC माइनस IL। तो ये ट्राइंगल अगर मान रहे हैं तो ये इसका क्या है बेस, बेस बराबर है किसके, आंसर है बेस बराबर है IR के, तो मैंने बेस की जगह IR लिख दिया। अब tan थीटा था, थीटा यहाँ पे आएगा, tan इन्वर्स आ जाएगा, या IC माइनस IL ओवर क्या आ जाएगा IR। तो अब हम अगर बात करें कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर हो चुकी है, तो बेटा उस कंडीशन में आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो XC है वो बराबर हो जाती है XL के, और IC बराबर हो जाता है किसके IL के। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को कट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो कितना आ जाएगा 0। तो याद रख लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज होता है वो 0 होता है। आपने देख भी लिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर
जिधर करंट होता है उधर ही आपके वोल्टेज हैं। दोनों के दरमियान जो फेज़ एंगल है वो कितना होता है, 0। ये ऐसे आंखों से देख सकते हैं। यहाँ हम इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो जो इनके दरमियान फेज़ एंगल होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान वो कितना आ जाएगा, 0। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो लॉजिकली इस डायग्राम को देख के भी समझ सकते हैं। अब लास्ट है हमारा कि RLC पैरेलल सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ खूबियाँ हैं। जैसे RLC सीरीज सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह बेटा RLC पैरेलल सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।